तो जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में ना एक बिल्कुल ही खामोश जंग चल रही है। एक ऐसा सीक्रेट कैंपेन जहां चुन चुनकर हमले हो रहे हैं और इसने पाकिस्तान में बैठे टेरर नेटवर्क्स की आप समझिए नींव हिलाकर रख दी है। आज हम बात करेंगे उन्हीं अनजान लोगों की जो इस खुफिया जंग के पीछे हैं। चलिए शुरू करते हैं एक ताज़ा खबर से। एक ऐसी खबर जो शायद मेन स्ट्रीम में ज्यादा नहीं चली, पर इसने सही जगहों पर खलबली मचा दी। लश्कर-ए-तैयबा, जिसे हम LET भी कहते हैं, उसके एक टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी को पाकिस्तान की जमीन पर ही ढेर कर दिया गया। और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, ये हाफिज सईद के सबसे करीबी लोगों में से एक था। तो सवाल उठता है, ये अफरीदी था कौन? देखिए, ये कोई मामूली मोहरा नहीं था, ये तो लश्कर की पूरी मशीन का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था। इसका काम था पाकिस्तान के जो आदिवासी इलाके हैं ना, वहां की गरीबी का फायदा उठाना और नौजवानों को बरगलाकर अपने जाल में फंसाना। और इसका अंत कैसे हुआ? बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, तेज और बेरहम। बस अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी कुछ अनजान लोग आए, अपना काम बिल्कुल सटीकता से किया और गायब, जैसे कभी थे ही नहीं। इसकी डिटेल्स को देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई टेक्स्ट बुक ऑपरेशन हो। टारगेट कौन? LET का टॉप कमांडर। उसका रोल क्या था? भर्ती करना और कोऑर्डिनेशन। तरीका क्या था? बिल्कुल सटीक मल्टीपल गन शॉट। और हमलावर? कोई सुराग नहीं, वो पूरी तरह से गायब हो गए। और सबसे बड़ी बात, इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, बिल्कुल खामोशी। और यही तो प्रोफेशनल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की पहचान होती है। लेकिन रुकिए, ये मत सोचिए कि अफरीदी का मारा जाना कोई अकेली घटना है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा सबसे नया टुकड़ा है। अगर हम जरा सा पीछे जाकर देखें ना, तो एक पूरा पैटर्न नजर आता है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में चुन चुन कर एक एक करके लोगों को खत्म किया जा रहा है। और ये पैटर्न बिल्कुल साफ है और पिछले कई सालों से चल रहा है। जरा देखिए, 2022 में इंडियन एयरलाइंस का हाईजैकर था मिस्त्री जहूर इब्राहिम, उसे कराची में मार दिया गया। उसी साल ISI का एक एजेंट था लाल मोहम्मद, उसे नेपाल में ख़त्म किया गया। फिर आया 2023, हिजबुल कमांडर बशीर अहमद पीर मारा गया। और तो और पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़, उसे भी एक मस्जिद के बाहर ढेर कर दिया गया। अब बताइए, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, ये एक सोची समझी सिस्टमैटिक कार्रवाई है। और इन हमलों के निशाने पर कोई भी ऐरा गैरा नहीं आ रहा। दो नाम हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। अरे, ये वही संगठन है जो भारत में हुए कुछ सबसे भयानक हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। तो जो हम देख रहे हैं ना, वो इनकी लीडरशिप का एक सिलसिलेवार सफाया है, जिससे इनकी ऑपरेट करने की और बड़े हमले करने की जो ताकत है, वो कमजोर पड़ रही है। यहाँ पर ना हम एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। सालों तक डर एक ऐसा हथियार था जिसे ये लोग भारत के आम नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। अब वही डर पाकिस्तान में बैठे इन्हीं आतंकवादियों का साथी बन गया है, वो भी उनके अपने ही सेफ हाउस में। सच कहूं तो पासा पलट चुका है। जरा सोचिए, ये बदलाव कितना बड़ा है। करीब एक दशक पहले के भारत के बारे में सोचिए। देश हमेशा हाई अलर्ट पर रहता था। दिल्ली और मुंबई जैसे शहर आतंकी हमलों के साए में जीते थे। अब जरा आज की तस्वीर देखिए। पाकिस्तान में आतंक फैलाने वाले अब खुद खौफ में जी रहे हैं। हर पल पीछे मुड़कर देख रहे हैं, परछाइयों से भी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंसाफ किसी भी गली, किसी भी नुक्कड़ से आ सकता है। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है, ये यूं ही हवा में नहीं हो रहा। इसकी पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा और ये देखना होगा कि दुनिया, खासकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, पाकिस्तान को आतंकवाद के एक सेफ हेवन के तौर पर कैसे देखता है। बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 12। ये उन विदेशी आतंकवादी संगठनों की संख्या है जिन्हें अमेरिका ने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है और जो पाकिस्तान की धरती से ऑपरेट करते हैं। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये एक अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट का फैक्ट है जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी नेटवर्क की गहराई को दिखाता है। और बात सिर्फ नंबरों की नहीं है। एक अमेरिकी कांग्रेशनल रिपोर्ट तो इसे साफ साफ कहती है, कोट कर रहा हूं, पाकिस्तान 1980 के दशक से कई आतंकी समूहों का केंद्र बन गया है। ये एक बहुत बड़ा बयान है जो उस बात पर मुहर लगाता है जो दुनिया दशकों से जानती है। तो अब जब अपने आतंकी मोहरों पर इतना जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बदल रही है। अब लड़ाई जमीन से हटकर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तरफ जा रही है, जो भारत के साथ उसके पुराने झगड़े में एक नया मोर्चा खोल रही है। और यहीं पर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान की ये नई रणनीति है क्या? इसका जवाब जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े शिफ्ट को दिखाता है।
गोलियों से हटकर अब लड़ाई प्रोपेगेंडा की हो रही है। जब अपने पाले पोसे आतंकवादियों के जरिए कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान अब कहानी को ही बदलने की कोशिश कर रहा है। उनका नया हथियार दुष्प्रचार, और इसका सेंटर पॉइंट है सिंधु जल संधि। अब भारत पर नया इल्जाम लगाया जा रहा है वाटर टेररिज्म का, मतलब पानी जैसे मुद्दे को भी हथियार बनाने की कोशिश। और इस नई चाल को हल्के में मत लीजिए। एक पाकिस्तानी मंत्री का ये बयान सुनिए, पानी हमारी रेड लाइन है, हम भारत को पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। ये सिर्फ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये एक नए और खतरनाक इंफॉर्मेशन वॉर का ऐलान है। लेकिन एक तरफ जहां ये शब्दों की जंग तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ परछाइयों में वो खामोश जंग आज भी जारी है। तो चलिए इस प्रोपेगेंडा को साइड में रखकर वापस जमीनी हकीकत पर आते हैं, उन रहस्यमयी अज्ञात लोगों के चलाए जा रहे खुफिया अभियान पर। और इसी के साथ हम वापस इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर आ जाते हैं। आखिर ये अज्ञात लोग हैं कौन? क्या ये किसी देश के एजेंट हैं या कोई और ही ताकत है? ये वो सवाल है जो इस पूरी कहानी पर एक साये की तरह मंडरा रहा है, और शायद इसका जवाब हमेशा के लिए इन्हीं परछाइयों में छिपा रहेगा। उनके सम्मान में कभी कोई मेमोरियल नहीं बनेगा, उनके नाम कभी सामने नहीं आएंगे, लेकिन उनका काम टूटते हुए आतंकी नेटवर्कों में महसूस किया जा सकता है। उनकी खामोश जंग जारी है, और ये इस बात की एक ठंडी याद दिलाती है कि मॉडर्न जासूसी की दुनिया में इंसाफ अक्सर उन्हीं हाथों से मिलता है जो दिखाई नहीं देता।